Hello friends, today's topic for our discussion is pharmaceutical incompatibility। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ऐसी ही वीडियोस डालता रहूँ आगे। तो कमिंग टुवर्ड्स द टॉपिक फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी, पहले हम देखते हैं इनकम्पेटेबिलिटी क्या है। इनकम्पेटेबिलिटी मतलब कि दो चीज आपस में इतनी ज़्यादा डिफरेंट हो एक दूसरे से कि वो को एग्जिस्ट ना कर पाए। मतलब कि टू थिंग्स विच आर सो डिफरेंट टू एन एक्सटेंट दैट दे आर इनकैपेबल ऑफ को एग्जिस्टिंग। अब फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी क्या है? तो फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी ये है कि टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जो हमारे प्रोडक्ट में हैं वो आपस में इंटरेक्ट करके कोई अनडिजायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म करें या कोई रिएक्शन के थ्रू एक अनइफेक्टिव प्रोडक्ट फॉर्म करें, उसे हम कहेंगे फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी। अब जो हमारी इनकम्पेटेबिलिटी वो अनडिजायरेबल किस टर्म में होगी? तो हमारे प्रोडक्ट के सेफ्टी, एफिकेसी, उसके फार्मास्यूटिकल यूज, तो सेफ्टी के टर्म में, एफिकेसी के टर्म में, फार्मास्यूटिकल यूज के टर्म में, उसके थेरेपेटिक वैल्यू के टर्म में जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा या अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बनेगा। उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाएगी, उसके कलर चेंज हो जाएंगे या फिर उसकी जो थेरेपेटिक प्रॉपर्टी है उसमें चेंज आएगा। तो ये हो गई हमारी बात फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी की। अब फार्मास्यूटिकल जो इनकम्पेटेबिलिटी है किस किस स्टेज पे आ सकती है? तो जो हमारी फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी है ये हमारे एट अ टाइम ऑफ कंपाउंडिंग, जब हम कोई मेडिसिन कंपाउंड कर रहे हैं तब आ सकती है। फॉर्मुलेशन के टाइम पे आ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आ सकती है, डिस्पेंसिंग, स्टोरेज और एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो हमारी फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी है वो एक प्रोडक्ट के कंपाउंडिंग के स्टेज पे, मतलब जब हम उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं तब आ सकती है। फॉर्मुलेशन मतलब जब हम उसमें फर्दर जो उसके एक्सिपिएंट्स हैं या जो उसके डायल्यूएंट्स, बाइंडर, जो भी चीज़ें हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, एडिटिव्स यूज़ कर रहे हैं, उस टाइम पे उनसे रिएक्ट करके कोई भी अनडिजायरेबल प्रोडक्ट हो सकता है। एट अ टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो हम मशीन यूज़ कर रहे हैं, मे बी अगर हमारा कोई मशीन है जो कोई ऐसा केमिकल है जो हमारा आयरन से रिएक्ट करता हो या स्टील से, कुछ ऐसे रिएक्शन हो, तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे भी वो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। डिस्पेंसिंग, हम किस चीज़ में उसको डिस्पेंस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स आते हैं। कुछ जो हमारे फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स या प्रिपरेशंस होती हैं उनको हम एम्बर कलर बॉटल में रखते हैं, या कुछ के लिए हम एल्युमिनियम फॉयल का यूज़ करते हैं, कुछ ब्लिस्टर पैकेजिंग में जाता है, तो वो एट अ टाइम ऑफ डिस्पेंसिंग हम देखते हैं। नेक्स्ट, स्टोरेज। बहुत से प्रोडक्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि स्टोरेज की कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसको हम कूल, कोल्ड या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, या स्टोर एट रूम टेम्परेचर लिखा होता है। तो स्टोरेज के टाइम पे भी हमारा प्रोडक्ट खराब हो सकता है। और एट अ टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे बताया जाता है हमें बहुत सी दवाइयाँ हमें दूध के साथ नहीं लेनी चाहिए, बहुत सी दवाइयाँ हमें खाली पेट लेनी चाहिए, एट एम्प्टी स्टमक, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम। तो ये टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की क्या है, इन सारे हर एक स्टेज पे हमारी इनकम्पेटेबिलिटी आ सकती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनकम्पेटेबिलिटी की। तो हमारे पास इनकम्पेटेबिलिटी के 3 टाइप्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से? पहला है फिजिकल, दूसरा है केमिकल और तीसरा है थेरेपेटिक। पहले बात करते हैं हम फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी की। फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी क्या है? 2 or more substance interact with each other and cause change in a physical form of preparation।
फिजिकल फॉर्म कैसे, जो चीज हमारे नेकेड आई से विजिबल हो, या तो उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज कर दें, उसका स्टेट चेंज कर दें, उसका कलर, ऑर्डर, टेस्ट, किस किस चीज में हमारा चेंज आ सकता है, प्रोडक्ट के स्टेट में चेंज आ सकता है, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, मॉर्फोलॉजी। अगर इन चीजों में हमारा चेंज आता है तो वो हम टर्म देते हैं उसको फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी का। अब कैसे कैसे चेंज आता है, हमारी फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी कैसे अराइज होती है वो देखते हैं। तो 4 रीजन है जहां हमारे फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी अराइज होती है। वो कौन कौन से हैं? पहला है इनसॉल्युबिलिटी, दूसरा है इमिसिबिलिटी, तीसरा है लिक्विफैक्शन, और चौथा आता है हमारा प्रेसिपिटेशन। अब पहले बात करते हैं इनसॉल्युबिलिटी क्या है। जब कोई भी हमारा सॉल्यूट अगर हमारे सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है तो उसे हम कहते हैं इनसॉल्युबिलिटी टर्म देते हैं। कैसे? एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सपोज करते हैं हमारे पास चॉक वाटर है, मतलब हमको चॉक पाउडर को वाटर में अगर डिसॉल्व करना है तो चॉक तो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो उसको सॉल्युबल करने के लिए क्या करेंगे? पहला काम करेंगे उसका पार्टिकल साइज रिडक्शन करेंगे, मतलब चॉक को काफी फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड करेंगे, और दूसरा उसमें हम कोई सस्पेंडिंग एजेंट डालेंगे। सपोज करते हैं ट्रेगन डाल दिया। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें अपने इनसॉल्युबिलिटी के, तो इनसॉल्युबिलिटी में अगर हमको चॉक वाटर बनाना है, मतलब यार चॉक को डिसॉल्व करना है हमारे वाटर में, तो इसमें वी विल ऐड सस्पेंडिंग एजेंट। अब सस्पेंडिंग एजेंट का एग्जांपल क्या है हमारा? ट्रेगाकैंथ। ट्रेगाकैंथ हमने ऐड किया वाटर में तो हमारा चॉक वाटर का एक सस्पेंशन तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी रेमेडी है, इनसॉल्युबिलिटी की रेमेडी है, हम कोई इसमें सस्पेंडिंग एजेंट डाल सकते हैं तो हमारी इनसॉल्युबिलिटी ठीक हो जाएगी। और नेक्स्ट आते हैं इमिसिबिलिटी। इमिसिबिलिटी मतलब कि कोई लिक्विड एक लिक्विड में इनसॉल्युबल है, वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं डेवलप कर पा रहा है, तो उसे हम टर्म देंगे इमिसिबिलिटी का। अब आप कहेंगे इनसॉल्युबिलिटी और इमिसिबिलिटी में फर्क क्या है? तो इनसॉल्युबिलिटी में और इमिसिबिलिटी में फर्क ये होता है कि जो हमारा इनसॉल्युबिलिटी है सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है इसमें, मतलब एक फेज सॉलिड हो गया और एक फेज लिक्विड का हो गया। और वहीं अगर बात करें इमिसिबिलिटी की तो इसमें दोनों फेज लिक्विड होते हैं। अगर हम इमिसिबिलिटी के एग्जाम्पल की बात करते हैं, इमिसिबिलिटी के एग्जाम्पल की, तो हम एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल है, इसे हमको डिसॉल्व कराना है वाटर में। अब हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि कोई भी ऑयल हमारा वाटर में कभी डिसॉल्व नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसमें कोई इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे। आगे आप लोग पढ़ेंगे इमल्शन वगैरह में कि इमल्शन कैसे बनता है, तो उसमें हम इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं। तो इसमें वी विल ऐड इमल्सिफाइंग एजेंट। अब इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि हमारा ऑयल को वाटर में डिसॉल्व कराता है, जिसका एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, ऐड करते हैं इसमें 2% वेट बाय वॉल्यूम अकेशिया का। तो हियर अकेशिया इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन क्या होता है कि दो पाउडर आपस में सॉलिड स्टेट में मिक्स किए जा रहे हैं और ड्यू टू देयर मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि वो मिक्सिंग के दौरान अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं और लिक्विफाई हो जाते हैं। क्या हो जाता है लिक्विफैक्शन में? लिक्विफैक्शन की बात करें तो लिक्विफैक्शन में हमारा जो दो मिक्सचर होता है पाउडर का वो लिक्विफाई हो जाता है, मतलब कि स्टेट चेंज कर देता है। स्टेट चेंज कर दिया उसने। जिसके बहुत से ऐसे पाउडर हैं या ऐसे मिक्सचर को हम यूटेटिक मिक्सचर कहते हैं, जो पाउडर आपस में मिक्स होने के बाद अपनी स्टेट चेंज कर लें, उनको हम बोलते हैं यूटेटिक मिक्सचर।
अब यूटेटिक मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या होगा? यूटेटिक मिक्सचर के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है हमारा मेंथॉल, फिनॉल, कैम्फर और थाइमोल। ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए यूटेटिक मिक्सचर के। अब एग्जाम्पल लेते हैं इसका लिक्विफैक्शन का कि कैसे लिक्विफाई हो जाता है। तो इसकी हमारे पास रेमेडी क्या होगी लिक्विफैक्शन के लिए? हम उसको, अगर कोई पाउडर लिक्विफाई हो रहा है तो हम उसको कैसे सही करेंगे? एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल की इसमें बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास है, सपोज करते हैं एक मेंथॉल है, मतलब एक RX है हमारा, जो हमें प्रिपरेशन जो बनानी है वो RX हमारी है। उसमें कंपाउंड्स है मेंथॉल, कैम्फर प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, वाटर एंड ग्लिसरीन। अब क्या, जैसे ही हम कैम्फर AlCl3 के मिक्सचर में मेंथॉल को ऐड करेंगे तो ये किस टाइप का पाउडर है? यूटेटिक मिक्सचर। तो ये क्या करेंगे, आपस में मेल्टिंग पॉइंट दोनों का इतना लो होता है कि ये स्टेट चेंज कर देंगे मिक्स होने के बाद। तो इसमें हम जो है, इसकी रेमेडी क्या है? वी विल हियर एड एड्सॉर्बेंट, जो कि हमारा जो लिक्विफाई हो रहा है उसमें जो लिक्विड है उसको एड्सॉर्बेंट एब्जॉर्ब कर दें। फॉर एग्जाम्पल लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये हम यूज करते हैं एज ए एब्जॉर्बेंट। तो ये बात हो गई हमारे लिक्विफैक्शन की। नेक्स्ट आता है हमारा चौथा प्रेसिपिटेशन, कि हमारा प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन मतलब कि दो लिक्विड आपस में, या कोई दो सॉल्यूशन है हमारे पास, सपोज करते हैं हमारे पास A सॉल्यूशन है और वी हैव सॉल्यूशन B। इन दोनों को एट अ टाइम ऑफ मिक्सिंग या मिक्स होने के बाद प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास रेमेडी क्या होगी कि पहली बात तो हम इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करेंगे, इसको सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे, सॉल्यूशन A को, देन सॉल्यूशन B को सेम सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे, और इन तो जो सॉल्वेंट है इसको हम आपस में मिक्स करेंगे विथ अ विगरस शेकिंग। स्लोली ऐड करेंगे और विगरस शेकिंग के साथ ऐड करेंगे। तो ये जो प्रेसिपिटेशन का फिनोमिना है ये हमारा काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएगा, और या हम कह सकते हैं कि खत्म हो जाएगा, प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। इन दो सॉल्वेंट को आपस में स्लोली मिक्स करेंगे विथ विगरस शेकिंग। तो यहां तक तो बात हो गई हमारा, ये पूरी बात हो गई कि फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी क्या है। फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी मतलब हमारा जो फिजिकल चेंज आए, जो हम नेकेड आई से हमारा विजिबल हो, स्टेट, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, मॉर्फोलॉजी, ये सब, ये अराइज कैसे होता है? या तो सॉल्यूशन आपस में इमिसिबल हैं या इनसॉल्युबल हैं, लिक्विफैक्शन यूटेटिक मिक्सचर है पाउडर का, या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म कर ले रहे हैं। तो ये बात हो गई फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी की। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे जो केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी ये किस किस टाइप्स की होती है। तो जिसमें हमारा पहला आता है, जो कि मतलब हम क्लासिफाई करते हैं केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी को 3 बेसिस पे। पहला है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के नेचर पे हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी। पहला होता है इसमें इमीडिएट, और दूसरा होता है डिलेड। फर्क क्या है दोनों में? जो हमारा इमीडिएट होता है वो एट अ टाइम ऑफ मिक्सिंग हो गया है, एट अ टाइम ऑफ पैकेजिंग, जो तुरंत कोई रिएक्शन है जो हम तुरंत ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो हमारा इमीडिएट की कैटेगरी में आता है। और डिलेड मतलब कि अपॉन स्टोरेज, हमने स्टोर किया है 1 साल बाद, धीरे धीरे करते करते पैकेजिंग के साथ में उसकी कोई लीचिंग हो रही है, तो धीरे धीरे करते करते जो हमारा वो चेंज जो एप्रिशिएबली विजिबल ना हो उसको हम कहते हैं डिलेड। सेकंड बेसिस जो है हमारा वो है बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइबर। अब प्रिस्क्राइबर के बेसिस पे हमारे पास 2 होते हैं। पहला इंटेंशनल
और दूसरा अनइंटेंशनल। इंटेंशनल क्या होता है कि हम जानबूझकर कोई चीज जो हमें पता है कि जैसे हमें पता है कि अगर हम इस बंदे को चाकू मारेंगे तो ये मर जाएगा, फिर भी हमने चाकू मार दिया, तो वो हो गया हमारा इंटेंशनल। इंटेंशनली हमने किसी को ये दवा प्रिस्क्राइब कर दी जिससे उसकी मौत हो गई या उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटीज कॉज हो गई। और दूसरा आता है अनइंटेंशनल। फॉर एग्जाम्पल जैसे एज ए फार्मासिस्ट मुझे नहीं पता है कि हमें टेट्रासाइक्लिन की कैप्सूल को मिल्क के साथ नहीं लेना चाहिए, और मेरे पास कोई बंदा आता है, उसे टेट्रासाइक्लिन की कैप्सूल चाहिए, मैंने टेट्रासाइक्लिन की कैप्सूल दे दी और मैंने उसे बोल दिया कि हाँ भाई इसे 2 टाइम दिन में लेना है और 1 गिलास दूध के साथ ले लेना। तो मुझे नहीं पता है कि टेट्रासाइक्लिन दूध के साथ नहीं दिया जाता है, क्योंकि दूध में प्रेजेंट कैल्शियम जो है वो अदर इफेक्ट शो करता है बॉडी पे, तो वो अनइंटेंशनल की कैटेगरी में आएगा। और इंटेंशनल जो हमें पता है फिर भी हमने उसे बोल दिया, तो वो हमारा हो गया इंटेंशनल। थर्ड जो है वो है बेस्ड ऑन केमिकल इंटरेक्शन। अब केमिकल इंटरेक्शन के बेस्ड पे हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। पहला मिला हमें टॉलरेटेड और सेकेंड वन इज एडजस्टेड। टॉलरेटेड क्या है? टॉलरेटेड वो है जिसमें हमारे पास 2 केमिकल इंटरेक्शंस हो रहे हैं, 2 केमिकल की वजह से वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उस केमिकल के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम उसके ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज करते हैं। टॉलरेटेड में क्या करते हैं? वी चेंज ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। वी डू नॉट चेंज द प्रोडक्ट, वी डू नॉट चेंज द प्रोडक्ट। और एडजस्टेड में क्या होता है कि हम प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट खोज लेते हैं कि हाँ चलो भाई अगर हम इसमें ये मिला रहे हैं तो रिएक्शन हो रहा है, तो इसी के इक्वल थेरेपेटिक वैल्यू का हम कोई दूसरा प्रोडक्ट या दूसरा कंपाउंड यूज कर लेते हैं जिसका इंटरेक्शन ना हो। तो इसमें क्या करते हैं? वी चेंज और सब्स्टिट्यूट with other having same therapeutic value। मतलब सेम थेरेपेटिक वैल्यू है, थेरेपेटिक वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए। जो हम सब्स्टिट्यूशन खोज रहे हैं उसकी थेरेपेटिक वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें एग्जांपल जो हम देखते हैं, एग्जांपल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारा फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कैफीन सिट्रेट है, कैफीन सिट्रेट, हमें फॉर्मुलेशन जो बनानी है वो कैफीन सिट्रेट को मिक्स करना है सैलिसाइलिक एसिड के साथ। अब जो सिट्रेट, कैफीन सिट्रेट में हमारा सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड क्या करता है? सैलिसाइलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके और हमारी फॉर्मुलेशन को खराब कर देता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैफीन सिट्रेट वी यूज कैफीन। इसकी भी थेरेपेटिक वैल्यू बिल्कुल सेम है, लेकिन ये जैसे सिट्रेट में हमारे पास सिट्रिक एसिड है जो सैलिसाइलिक एसिड के साथ मिलकर रिएक्ट करता है, वो कैफीन के साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड हमारा प्रोडक्ट जो है वो खराब नहीं होगा। तो ये तो इतनी पूरी बात हो गई कि केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी की। अब यहाँ से नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरेक्शन। जैसा हमने केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी में देखा कि वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है, तो जो कंपाउंड्स आपस में प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं उनको हम कैसे डिस्पेंस करेंगे उसका मेथड देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट हमें मिलते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट
और दूसरा जो है हमारा डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट है और इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट। दो टाइप के हमको प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। अब जो हमारा डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ये हमारा फॉर्म होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन से। अगर हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट, अगर दो डाइल्यूट सॉल्यूशन की मिक्सिंग कर रहे हैं तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट होगा वो डिफ्यूजिबल होगा। डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट की क्या खासियत है? खासियत इसमें यह है कि स्लोली या स्लो रेट कह सकते हैं, इसके फॉर्मेशन का जो रेट होता है वो स्लो होता है, लाइट इन वेट होता है, ये लाइट इन वेट होते हैं। और ये जो हमारा इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट है ये हमें मिलता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से। और इसका जो डिसएडवांटेज है, इसका जो फॉर्मेशन रेट होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। फॉर्मेशन रेट जो है इसका हाई होता है और साथ ही साथ ये हैवी इन वेट होता है। तो अब हम इन्हें डिस्पेंस करने का तरीका देखते हैं। तो इसका डिस्पेंसिंग का जो मेथड है, हमारे प्रेसिपिटेट इंटरेक्शन के डिस्पेंसिंग का जो मेथड है वो हमारे पास दो मेथड हैं, मेथड ए और मेथड डी। जो हमारा मेथड ए है ये है डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट के लिए। जो प्रेसिपिटेट हमारे डिफ्यूजिबल हैं उनके लिए हम मेथड ए यूज करते हैं, और जो प्रेसिपिटेट हमारे इनडिफ्यूजिबल हैं उनके लिए हम मेथड बी यूज करते हैं। अब बात करते हैं होता क्या है मेथड ए और मेथड बी में। तो जो हमारा मेथड ए है, सपोज करते हैं हमारे पास दो सॉल्यूशन है, वो आपस में सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, ये दोनों अगर आपस में हम मिक्स कर रहे हैं तो ये हमारा प्रेसिपिटेट बना ले रहे हैं, ठीक है, पीपीटी फॉर्म कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ए कंपाउंड है, ए कंपाउंड को लेंगे और व्हीकल में ऐड करेंगे, सॉल्वेंट में जो भी हम सॉल्वेंट सिस्टम में दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सपोज करते हैं हमने सॉल्वेंट सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या करेंगे, सॉल्वेंट सिस्टम प्लस कंपाउंड, जो हमारा ए कंपाउंड था उसको सॉल्वेंट सिस्टम के साथ मिक्स कर लिया। पार्ट 2 में क्या करेंगे, पार्ट 2 में हमारा सॉल्वेंट सिस्टम प्लस जो हमारा सेकेंड बी कंपाउंड है, बी कंपाउंड को ले लिया। इन दोनों को आपस में पहले हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्ट 1 को ऐड करेंगे पार्ट 2 में। जो हमने दो पार्ट बनाए हैं तो पार्ट 1 को पार्ट 2 में ऐड करेंगे। अब ऐडिंग का तरीका कैसा होगा, तो स्लोली ऐड करेंगे और विगरस शेकिंग करेंगे। जो हम पार्ट 1 को पार्ट 2 में ऐड करेंगे वो एक तो धीरे धीरे ऐड करेंगे और दूसरा जो उसकी शेकिंग करेंगे वो विगरस शेकिंग, मतलब काफी तेज मिलाएंगे, तो हमारा ये जो प्रेसिपिटेट है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। तो ये तो हमने देख लिया मेथड ए फॉर डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट। अब बात करते हैं मेथड बी फॉर इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट। इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट में क्या होता है, इसमें भी जैसे हमारे पास दो कंपाउंड है ए और बी, इन दोनों को मिक्स करने पे हमारे क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ठीक। तो इसमें भी पहले जो हमारा पहला स्टेप है वो सेम होगा कि जो हमारा सॉल्वेंट सिस्टम लेंगे उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या करेंगे, सॉल्वेंट प्लस ए कंपाउंड, एक रिएक्टिंग मिक्सचर को सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व करेंगे। और पार्ट 2 में क्या करेंगे, पार्ट 2 में हम पहले सॉल्वेंट लेंगे। पार्ट 1 वाला तो इसमें सेम है, जैसे हमने डिफ्यूजिबल में देखा वही हम इनडिफ्यूजिबल में भी देखेंगे। लेकिन जो हमारा पार्ट 2 है इसमें हम क्या करेंगे,
सॉल्वेंट लेंगे और सॉल्वेंट में पहले हम इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करेंगे हम इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट, और हम इसका पहले बनाएंगे म्यूसिलेज। इसका हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? म्यूसिलेज। अब जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट होगा यहाँ पे कौन सा होगा? कोई सा भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया जैसे अकेशिया 2 ग्राम लेते हैं हम पर 100 ml। अगर 100 ml सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें 2 ग्राम अकेशिया डाला, तो सॉल्वेंट के साथ हमने अकेशिया डाल के पहले एक म्यूसिलेज बनाया। उसमें हमने ये जो बी हमारा कंपाउंड है, रिएक्टिंग कंपाउंड बी है, इसको ऐड किया। किसमें ऐड करेंगे? जो म्यूसिलेज हमने बनाया है, म्यूसिलेज में हमने ऐड कर दिया कंपाउंड बी। उसके बाद जो हमारा पार्ट 1 है उसको ऐड करेंगे पार्ट 2 में, और एडिंग का तरीका हमारा क्या होगा? जैसा इसमें था, स्लोली ऐड करेंगे और विगरस शेकिंग के साथ ऐड करेंगे। तो डिफरेंस समझ में आया मेथड ए और मेथड बी में? मेथड ए में हम क्या कर रहे हैं? सॉल्वेंट सिस्टम जो हमारा उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट में हम एक कंपाउंड को डिसॉल्व करेंगे, दूसरे पार्ट में दूसरे कंपाउंड को डिसॉल्व करेंगे, और उसके बाद दोनों पार्ट को आपस में डिसॉल्व करेंगे विथ स्लोली ऐड करेंगे और विगरस शेकिंग के साथ। और मेथड बी जो इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट के लिए है उसमें हम क्या करेंगे? इसमें भी सेम, पहला स्टेप तो सेम है कि सॉल्वेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1 पार्ट 2, और सॉल्वेंट पार्ट 1 में उसमें ए कंपाउंड डाला, और पार्ट 2 में क्या करेंगे? पार्ट 2 में हम सॉल्वेंट के साथ एक इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे, उसका म्यूसिलेज बनाएंगे। उसके बाद हम इसमें बी कंपाउंड डालेंगे। बी कंपाउंड डालने के बाद तब हम पार्ट 1 को पार्ट 2 में ऐड करेंगे, विथ स्लोली ऐड करेंगे और विगरस शेकिंग के साथ ऐड करेंगे। तो ये तो बात होगी हमारे प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरैक्शन की। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें हम केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी का, तो है इसमें सॉल्युबल आयोडाइड इनकम्पेटिबल। जो हमारा फ्री आयोडीन लिबरेट होता है किसी रिएक्शन मिक्सचर से, 2 हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर हैं, उसको हमें मिलाने के बाद जो फ्री आयोडीन लिबरेट होता है तो वो हमारे प्रोडक्ट को अनडिजायरेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब वो हम क्या कह सकते हैं कि हम उसे यूज नहीं कर सकते, वो एक अनडिजायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। कैसे करेगा देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं। पहला हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट, पहला प्रोडक्ट है हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट, और दूसरा प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? फेरस आयोडाइड। इन दोनों को जब हमने आपस में ऐड किया तो एक हमारे पास क्या निकला यहाँ पे? 3I हियर इज आयोडीन। ये आयोडीन हमारा लिबरेट होगा जो कि हमारे प्रोडक्ट को खराब कर देगा। तो इस ऐसे प्रोडक्ट के केस में हम क्या करते हैं कि 2 प्रोडक्ट को अलग अलग डिस्पेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक, जैसे हमारा पोटेशियम क्लोरेट है, इसको अलग यूज करेंगे, अलग डिस्पेंस करेंगे, और फेरस आयोडाइड को अलग डिस्पेंस करेंगे। एक चीज मैंने यहाँ मेथड ए और मेथड बी में बताना भूल गया मैं, कि जो हमारे प्रिपरेशंस, जो फॉर्मुलेशन हमारी मेथड ए और मेथड बी के थ्रू बनती है, उसके लेवल पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी होती है, शेक वेल बिफोर यूज। जितने भी प्रिपरेशन हमारा मेथड ए और मेथड बी के थ्रू बनेगी, उन सारे प्रिपरेशंस के जो लेवल होंगे उन लेवल पे लिखा होगा हमारा शेक वेल बिफोर यूज, मतलब कि हमें अच्छे से शेक करना है यूज करने से पहले। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड एग्जांपल पे आते हैं, इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। जैसे मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो इफेवेसेंस निकलती हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस निकलता है, तो हमें पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट में कोई रिएक्शन हो रही है, तो CO2 गैस निकलती है। कैसे निकलती है? हमारे पास ये कंपाउंड है बिस्मथ नाइट्रेट, बिस्मथ सब नाइट्रेट, सॉरी, बिस्मथ सब नाइट्रेट NaHCO3 के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमारा यहाँ पे निकलती है CO2 गैस। CO2 गैस का भी काम है कि ये हमारे प्रोडक्ट को अनडिजायरेबल बना देती है। और नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कलर चेंज का। अगर कलर चेंज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कलर चेंज में हम एग्जांपल ले सकते हैं फिनोप्थिलीन डाई का।
जैसे हमारे पास बहुत सारे डाइज अवेलेबल हैं जो कि हम यूज़ करते हैं कलर के लिए, और वो कुछ डाइज होते हैं उसमें जो पीएच सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे फिनोप्थेलिन, ठीक है, किसका एग्जांपल लिया हमने, फिनोप्थेलिन का। फिनोप्थेलिन क्या करता है, ये एसिडिक पीएच में तो कलरलेस रहता है। अगर हमारा पीएच एसिडिक है तो फिनोप्थेलिन कलरलेस होगा, और वहीं अगर हमारा जैसे ही पीएच चेंज होता है, एसिडिक से बेसिक की तरफ बढ़ते हैं या एल्कली होता है, तो ये पिंक या रेड कलर शो करने लगता है। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट में कलर चेंज होगा तो हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रोडक्ट हमारा खराब हो गया है। तो इतनी बात तो हमने कर ली केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी की। अब यहाँ से जो हमारी तीसरी टाइप्स आती है इनकम्पेटेबिलिटी की, वो है थेरेपेटिक इनकम्पेटेबिलिटी। थेरेपेटिक इनकम्पेटेबिलिटी क्या है, जब दो सब्सटेंस आपस में मिलकर ड्रग्स के फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर पे कोई चेंज लाते हैं, तो उसे हम कहते हैं थेरेपेटिक इनकम्पेटेबिलिटी। कौन कौन से दो पैरामीटर हैं, पहला है फार्माकोकाइनेटिक और दूसरा है हमारा फार्माकोडायनेमिक। अब ये दो टर्म्स का मतलब क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक मतलब होता क्या है। तो जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक है, इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी ड्रग पे क्या रिस्पॉन्स कर रही है, व्हाट बॉडी डज टू ड्रग, एंड फार्माकोडायनेमिक मीन्स व्हाट ड्रग डज टू बॉडी। मतलब ड्रग का बॉडी में क्या रिस्पॉन्स है वो हम फार्माकोडायनेमिक में देखते हैं। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, फार्माकोडायनेमिक मतलब इसमें डी आ रहा है, डी मतलब ड्रग टू बॉडी, और फार्माकोकाइनेटिक उसका वाइस वर्सा, बॉडी टू ड्रग। अब बॉडी ड्रग जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके बाद बॉडी क्या करती है, बॉडी 4 प्रोसेस करती है ड्रग के साथ। कौन कौन से, ए डी एम ई। A stands for adsorption, D stands for distribution, M metabolism and E excretion। जब adsorption, distribution, metabolism और excretion ये ऑल्टर होता है हमारा, तो उसे हम टर्म करते हैं फार्माकोकाइनेटिक, और फार्माकोडायनेमिक में ड्रग बॉडी के साथ मतलब वेरियस टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इंटरेक्शंस विच इंक्लूड ओवरडोजिंग हो जाए हमारे ड्रग की, रॉन्ग डोज हमने प्रेस्क्राइब कर दिया हो, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स हो, या फिर जो ड्रग्स हैं वो आपस में सिनर्जिस्टिक या एंटागोनिस्ट इफेक्ट शो कर रही हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम ओवरडोजिंग का सपोज करते हैं, हमारे पास एक ड्रग है कोडीन, सपोज करते हैं हमारे पास एक ड्रग है कोडीन। अब कोडीन का जो कंज्यूमेबल अमाउंट होता है वो होता है 0.05 mg, लेकिन जो हमारा प्रिस्क्राइबर है उसने जो प्रिस्क्राइब अमाउंट है, उसका जो प्रिस्क्राइब किया अमाउंट है वो 0.5 mg है। तो ये एक ओवरडोज या रॉन्ग डोज का एग्जाम्पल हम एज एग्जाम्पल इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स जो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो, या सिनर्जिस्टिक एंटागोनिस्ट ड्रग। अगर सिनर्जिस्टिक या एंटागोनिस्ट ड्रग की हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं एम्फेटामाइन सल्फेट और एफेड्रीन सल्फेट। एम्फेटामाइन सल्फेट प्लस एफेड्रीन सल्फेट। ये दोनों सिंपैथोमाइमेटिक क्लास ऑफ ड्रग है। इन दोनों का एक्शन क्या है, सिंपैथोमाइमेटिक है। ये सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन शो करेंगी, मतलब क्या करेंगी, ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कॉज करेंगी, मतलब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगी। वहीं अगर हम एंटागोनिस्ट इफेक्ट की बात करें तो एंटागोनिस्ट इफेक्ट में हम एग्जांपल देख सकते हैं फिनोबार्बिटल का, या फिर एग्जांपल चेंज करें तो हमारे पास
अवेलेबल है मार्केट में एसिटोफेनाटिडीन, पहला जो ड्रग है वो है एसिटोफेनाटिडीन, और दूसरा है इसके साथ एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ये, और इसमें हम यूज कर रहे हैं एक साथ में कैफीन। सपोज करते हैं ये XMG है, ये YMG है और ये ZMG है। एक हमारी प्रिस्क्रिप्शन है, उसमें हमारे पास एसिटोफेनाटिडीन है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड है और कैफीन है। अब जो हमारी एसिटोफेनाटिडीन और एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड है, ये हमारी CNS डिप्रेसेंट है, और जो कैफीन है ये हमारी CNS स्टिमुलेंट है। तो ये क्या करेगी, दोनों के आपस में इफेक्ट जो है वो कम हो जाएंगे। एक जो हम क्लास दे रहे हैं वो CNS डिप्रेसेंट का दे रहे हैं, एक CNS स्टिमुलेंट का दे रहे हैं, तो ना ही हमारा CNS डिप्रेस हो पाएगा ना वो स्टिमुलेट हो पाएगा, दोनों के इफेक्ट नलीफाई हो जाएंगे आपस में। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा एंटागोनिस्ट इफेक्ट का। ये CNS डिप्रेसेंट और स्टिमुलेंट आपस में एंटागोनिस्ट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अदर इंटरेक्शंस की। तो अदर इंटरेक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। पहला है हमारे पास ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, दूसरा है ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन, तीसरा है ड्रग फूड इंटरेक्शन, चौथा है हमारे पास ड्रग पैकेजिंग इंटरेक्शन, और पांचवा है अवेलेबल है हमारे पास ड्रग और डिजीज इंटरेक्शन। और भी टाइप के इंटरेक्शन है, मेजरली हम इनके बारे में जानते हैं। अब ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्या है, जैसे दो ड्रग आपस में मिलके एक दूसरे के इफेक्ट को या तो नलीफाई कर देंगी या तो उनके इफेक्ट को बढ़ा देंगी, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। जिसका एग्जांपल हम ये कोट कर सकते हैं, अगर हमें एंटागोनिस्ट इफेक्ट देखना है तो उसका ये एग्जांपल हो गया, और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देखना है तो ये एग्जांपल। हम यहाँ पे ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में ये दोनों एग्जांपल हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है ड्रग एक्सिपिएंट, मतलब एक तो हमारे पास API हो गया, और दूसरा जो हम एडिटिव्स या एक्सिपिएंट यूज करते हैं अपने फॉर्मुलेशन में, तो उनके बीच में अगर इंटरेक्शन होता है तो उसे हम ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पैरासीटामोल की टैबलेट है तो इसमें हम डाइल्यूएंट के रूप में कभी भी लैक्टोज नहीं ऐड करते हैं। लैक्टोज को हम कभी ऐड नहीं करते हैं, बिकॉज लैक्टोज क्या करता है, पैरासीटामोल टैबलेट का कलर चेंज कर देता है, ब्राउन कलर में इसे कन्वर्ट कर देता है। मतलब लैक्टोज कॉज ब्राउन कलरेशन ऑफ टैबलेट, ब्राउन कलरेशन ऑफ टैबलेट। ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है वो है हमारा ड्रग फूड इंटरेक्शन। ड्रग फूड इंटरेक्शन में आता है, जैसे हमने सुना है कि कई बार कहा जाता है कि ये दवा हमें दूध के साथ लेनी है, ये दवा खाली पेट लेनी है। तो क्या होता है कि जो हमारे फूड में प्रेजेंट्स अलग टाइप के जो हम कह सकते हैं एलिमेंट्स हैं या प्रोटीन्स हैं, वो इंटरेक्ट कर जाते हैं हमारे ड्रग के साथ। जिसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर हम टेट्रासाइक्लिन की टैबलेट है तो इसे हम कभी भी मिल्क के साथ नहीं लेते हैं, बिकॉज जो हमारा मिल्क है, मिल्क में क्या होता है, हमारे कैल्शियम प्रेजेंट होता है, और ये कैल्शियम जो है टेट्रासाइक्लिन के साथ जाके रिएक्ट कर जाता है। इसलिए हम कभी भी टेट्रासाइक्लिन की टैबलेट या कैप्सूल जो है मिल्क के साथ नहीं लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल देख लिया हमने ड्रग फूड इंटरेक्शन का। अगर इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल बात करें तो हम कोई भी सा भी पेन किलर हो, जैसे पैरासीटामोल हो गया या NSAIDs है, इनको हम कभी अल्कोहल, अगर हमने अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है पहले से, या फिर हम दवा लेने के बाद अल्कोहल कंज्यूम करने वाले हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ये हमारे लिवर डिजीज जनरेट कराता है बॉडी में। अगर पैरासीटामोल प्लस अल्कोहल है तो ये लिवर डिजीज कॉज कराएगा, तो इसका भी काफी असर पड़ता है।
या फिर जो हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है जैसे राबिप्राजोल हो गया, ओमिप्राजोल हो गया, ये सारी दवा हम सुबह में लेते हैं एम्प्टी स्टमक, जो एसआर टेक्नोलॉजी से बनी है, एम्प्टी स्टमक लेते हैं। तो ये ड्रग और फूड का एग्जाम्पल हो गया इंटरेक्शन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे देखना है ड्रग और पैकेजिंग का। मतलब जो हमारी ड्रग मैन्युफैक्चर होने के बाद उसके स्टोरेज कंडीशन क्या है, उसको किस पैकेजिंग मटेरियल में हम पैकेज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी फोटोसेंसिटिव ड्रग हैं या सिरप्स हैं, उन्हें हम एम्बर कलर बॉटल में रखते हैं। तो इसी तरह इसका एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट ड्रग पैकेजिंग का। ड्रग पैकेजिंग में अगर हम बात करें तो जो हमारी सोडा लाइम की ग्लासेस बॉटल होती हैं, सोडा लाइम से बनी जो बॉटल होती हैं, इसमें हम कभी भी अपने एल्कली सॉल्यूशंस नहीं रखते हैं, एल्कली सॉल्यूशंस नहीं रखते हैं, क्योंकि इसमें लीचिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ये क्या करता है, लीचिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। अगर इसमें नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो इसका दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, जो हमारे रबर क्लोजर्स होते हैं, बहुत से बॉटल में हमने देखा है कि हम रबर क्लोजर यूज करते हैं। तो उस रबर क्लोजर वाले जो पैकेजिंग सिस्टम है उसमें हम कोई जिंक रिलेटेड सॉल्ट नहीं रखते हैं, मतलब जिंक सॉल्ट्स हम नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो रबर क्लोजर से जाके रिएक्ट कर जाता है हमारा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट इंटरेक्शन, वो है ड्रग और डिजीज का। सपोज करते हैं अगर हमारे पास कोई डायबिटिक पेशेंट है, ठीक, उसको हम मेटफॉर्मिन दे रहे हैं और उसे हार्ट फेलियर भी हो जा रही है, तो उस केस में क्या होता है, हमें दवा चेंज करनी पड़ती है। क्योंकि कभी भी जो हमारा डायबिटिक पेशेंट है और उसे हार्ट फेलियर भी है, तो इस केस में जो मेटफॉर्मिन देते हैं डायबिटिक पेशेंट को, वो नहीं देनी चाहिए। जो हमारा मेटफॉर्मिन है वो हार्ट फेलियर के केस में नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि ये क्या करती है, इंक्रीज इन लेवल ऑफ लैक्टेट। ये बॉडी में लैक्टेट के लेवल को बढ़ा देती है। तो ये तो बात हो गई हमारा सारा थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी की। तो होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। तीनों क्लासिफिकेशंस जो हमारे टाइप्स थे, फिजिकल, केमिकल, थेरेपेटिक, ये सारे क्लियर हो गए हों। अगर नहीं क्लियर हुए हों तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।